हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आपको बताइए कि हम लोग एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग नए हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लोज टेस्ट है, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एट द स्टार्ट ऑफ द करेंट मिलीनियम, इसका क्या मतलब हुआ? मिलीनियम का मतलब होता है 1000 ईयर का पूरा जो पीरियड होता है, और 2000 से जो हम 3000 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पूरा एक 1000 साल का पीरियड है। तो ये 2000 की स्टार्टिंग थी। द नीलगिरीज, नीलगिरीज ये तमिलनाडु में एक विलेज है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चाय उगाई जाती है। द नीलगिरीज सो अ टर्न ऑफ इवेंट्स दैट वर मोस्ट अनलाइकली इन इट्स हिस्ट्री। कह रहा है कि ये जो गांव था, इसने कुछ ऐसे इवेंट्स हाल ही में देखे थे जो कि पहले इतिहास में उसने कभी नहीं देखे थे। प्लांटेशन फार्मर्स, जो फार्मर जो प्लांट लगाते हैं, मोस्ट ऑफ दम बड़ागर्स, इसका क्या मतलब है? एक तरीके से कोई फार्मर की कम्युनिटी होगी वहाँ पे, उसी को बोल रहे हैं कि ज़्यादातर बड़ागर्स थे। रिवोल्टेड, उन्होंने विद्रोह कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ। एज द प्राइस फॉर ग्रीन टी लीव्स हैड डैश। अब देखो, फार्मर थे तो वो ग्रीन टी लीव्स वहाँ पे उगाते होंगे, तो क्यों रिवोल्ट किया होगा? ऐसा तो है नहीं कि टी की जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे तभी विद्रोह किया होगा। भाई कम हुए होंगे, उनका मुनाफा कम हुआ होगा, इसी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इनिशियली रिस्ट्रेंट, पहले जो वो विद्रोह था काफ़ी शांतिपूर्ण था। द प्रोटेस्ट सून टर्न वायलेंट व्हेन 3 पब्लिक बसेस वर सेट डैश ऑन फायर। तो एक तरीके से क्या था कि पहले जो विद्रोह था काफ़ी शांत था, फिर अचानक से ही वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया, और साथ ही साथ उन्होंने 3 बसेस को जला दिया था। द सेंटरी सेलिब्रेशंस ऑफ द फेम्ड ऊटी फ्लावर शो 1999 वॉज ऑल्सो कैंसल्ड। कह रहे हैं कि जो ये एक वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था, किसका? ऊटी फ्लावर शो का। वहाँ पे फ्लावर होंगे ऊटी में, उनका शो था पूरा, और उनके 100 साल पूरे हो रहे थे, उसका सेलिब्रेशन होना था, वो भी कैंसिल हो गया था। फॉलोइंग ग्रोइंग डैश बाई लोकल प्लांटर्स। और वो क्यों कैंसिल हुआ होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो हिंसा भड़की हुई थी, इसी वजह से कैंसिल हुआ होगा। द सिचुएशन वॉज इन डेंजर ऑफ डैश आउट ऑफ कंट्रोल, और वहाँ की सिचुएशन काफ़ी खराब थी, और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थी। ठीक है। द नीलगिरीज सॉ टर्न ऑफ इवेंट दैट वर मोस्ट लाइकली इन इट डैश हिस्ट्री। कैसी हिस्ट्री होगी वहाँ पे? इग्नोमीनियस होगी। इग्नोमीनियस का मतलब होता है अपमानजनक, है ना, अपमानजनक। तो ऐसी तो हिस्ट्री होगी नहीं उसकी, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे हमें ये देखो, हिस्ट्री यहाँ पे एज अ नाउन है, यहाँ पे हमको एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है। ग्लोरियस, बहुत ज़्यादा गौरवशील होगी, शानदार होगी, हाँ ये हो सकता है। रिकंडाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कठिन, एक तरीके से डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको बहुत मुश्किल से समझा जाए। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। चैरिटेबल, चैरिटेबल की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है एग्जेक्टिव, और इसका मतलब होता है दया करने वाला। ठीक है, तो ये भी मीनिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये भी मीनिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ग्लोरियस होगा। बहुत जो शानदार उनका इतिहास था, उससे पहले मतलब इतिहास में कभी भी इस तरीके की घटनाएं नहीं देखी गई थी जो अब 2000 में देखी गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्लोरियस। मोस्ट ऑफ देम बगदाद रिवोल्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एज द प्राइस फॉर ग्रीन टी लीव्स हैड, क्या होगा? ड्विंडल दिया हुआ है हर जगह, ड्विंडल, ड्विल्डिंग, ड्विंडलिंग का मतलब होता है एक तरीके से कोई चीज़ कम हो जाए, और वो हम लोग बात भी कर रहे थे कि जो ग्रीन टी लीव्स है वो कम हो गई होगी। अच्छा, हैड लगा हुआ है, सबको समझ में आ गया होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ड्विंडल तो होगा नहीं, ड्विंडलिंग भी नहीं होगा, ड्विंडल्स भी नहीं होगा, क्या होगा? ड्विंडल्ड होगा। ठीक है, आसान था ये तो। इसे अगर मीनिंग ना भी पता होता तब भी हम लगा ले जाते, क्योंकि हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इनिशियली रिस्ट्रेन, पहले शांतिपूर्ण लग रहा था वो। द प्रोटेस्ट सून टर्न वायलेंट, फिर जो प्रोटेस्ट था वो एकदम हिंसाजनक हो गया। व्हेन 3 बसेस पब्लिक बसेस वर सेट, जब 3 बसेस को जला दिया गया, क्या होगा? सेट, सेट एट फायर, ऐसा कोई इडियम होता ही नहीं है। सेट ऑन तो होता है, सेट फॉर भी नहीं होता, और सेट विद भी नहीं होता, ये एकदम फिक्स है। सेट ऑन फायर मतलब किसी में आग लगा दी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, सेट ऑन फायर।
इसीलिए मेरे जब मैं पढ़ा रहा था तो ऑन फायर निकला था ना, वो मुंह से निकलता ही ये एकदम फिक्स होता है, सेट ऑन फायर। द सेंचुरी सेलिब्रेशंस ऑफ द फेम्ड ऊटी फ्लावर शो वॉज ऑल्सो कैंसल्ड फॉलोइंग ग्रोइंग डैश बाई लोकल प्लांटर्स। क्या ग्रो कर रहा था जिसकी वजह से जो सेलिब्रेशन था उसको कैंसिल करना पड़ा था? कॉन्कर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, और इसका मतलब होता है एक तरीके से एग्रीमेंट, ठीक है, समझौता, तो ये तो है नहीं। कंजक्चर का पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना, ठीक। रिसेंटमेंट इसका मतलब होता है नाराजगी, आक्रोश, ये भी इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है। हो सकता है ये कि जो नाराजगी बढ़ती जा रही थी गवर्नमेंट के खिलाफ। बेनोवेलेंस का क्या मतलब होता है, जो काफ़ी उदार हो, है ना, बहुत ज़्यादा काइंड हो, तो ये भी मीनिंग नहीं होगा, ये भी मीनिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है, रिसेंटमेंट है। वो जो 100 साल में जो मतलब 100 साल वाला सेलिब्रेशन था ऊटी फ्लावर शो का, उसको कैंसिल क्यों किया गया था? क्योंकि जो लोकल प्लांटनर्स थे, जो फार्मर थे, उनका गुस्सा जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, तो रिसेंटमेंट बढ़ता जा रहा था। द सिचुएशन वॉज इन डेंजर ऑफ डैश आउट ऑफ कंट्रोल। क्या होगा, डेंजर ऑफ स्पायरलिंग, ये वर्ब भी हो सकता है और पार्टिसिपल भी हो सकता है, और इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ बहुत तेज़ी से नियंत्रण से बाहर हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, हो सकता है ये। प्लमेटिंग, प्लमेटिंग का मतलब क्या होता है, तेज़ी से गिरना। डेंजर ऑफ प्लमेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, नहीं, मीनिंग नहीं आ रहा। स्क्वेंडरिंग, स्क्वेंडरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को वेस्ट कर देना, चाहे वो पैसा हो या टाइम हो, ठीक है, तो ये भी मीनिंग नहीं है। एरेंग्विंग, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में भाषण देना, या बहुत ज़्यादा एक तरीके से एग्रेसिव होकर भाषण देना, तो ये भी मीनिंग नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है हमारा, स्पैरलिंग है, ठीक है। ये पैराजम्बल है, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स, कह रहा है कि अपनी यात्रा के लौटने के बाद he was forced to live in a house where his large family lived, उसको वहाँ रहने के लिए एक तरीके से रहना पड़ा, मजबूरी में रहना पड़ा, जहाँ पे उसकी बड़ी सी फैमिली रहती थी। वैकॉम मोहम्मद बशीर वॉज अ मलयालम फिक्शन राइटर, ये जो वैकॉम मोहम्मद बशीर थे ये एक मलयालम राइटर थे, फिक्शन राइटर थे। कहाँ से थे ये, फ्रॉम वैकॉम इन केरला, वैकॉम केरला से। द हाउस होल्ड वॉज ऑलवेज नॉइजी, जो उनका घर था वो हमेशा ही मतलब नॉइजी रहता था, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता रहता था। एंड फुल ऑफ क्योस, इतना ज़्यादा मतलब लोग बात कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं, हो सकता है झगड़ रहे हैं, एकदम पूरा क्योस रहता था वहाँ पे, उथल पुथल रहती थी। नो प्लेस फॉर अ राइटर श्योरली, और वहाँ पे ये तो पक्का था कि किसी राइटर की जगह नहीं थी, क्योंकि राइटर को एक शांत जगह चाहिए अपनी इमेजिनेशन को लिखने के लिए या फिर कोई चीज़ इमेजिन करने के लिए, तो वो वैसी जगह नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स के अलावा मेरिट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स, मेरिट्स मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, ऑल्सो ट्रीटेड द हाउस एज देयर होम, वो भी जो उसके घर को अपने घर की तरह समझते थे। क्या होगा पहला सेंटेंस हमारा, हर जगह ऑप्शन में बी है, तो हम बी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्यों दिमाग लगाते हैं। और बात भी सही है, मोहम्मद बशीर की बात जब हो रही है तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। ए को ध्यान से देखो, यहाँ पे अब वो बता रहा है कि उसको अपनी जो उसकी लार्ज फैमिली थी उन्हीं के साथ रहना पड़ा था, और वो ट्रैवल से जब लौट के आया था, तो स्टार्टिंग यहाँ पे लग रहा है ठीक है उसको अपने घर में अपनी एक बड़ी फैमिली के साथ रहने में मजबूर होना पड़ा था। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं इससे। अब सी और डी में क्या होगा, डी को देखो, कह रहा कि उनकी फैमिली के अलावा बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स का भी वो घर था। अब सी को देखो, यहां पे कंक्लूड हो रहा है कि भाई इतने लोग जब रह रहे हैं वहां पर तो नॉइजी होगा, क्योस होगा, हर जगह उथल पुथल होगी, तो वो एक श्योरली राइटर की जगह तो नहीं है, रहने लायक तो नहीं है। तो यहाँ पे एक तरीके से सी में कंक्लूड हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा,
BADC। बात समझ में आई? यहाँ पे मोहम्मद बशीर के बारे में बताया गया। फिर ये बताया गया जब वो ट्रैवल से लौट के आया तो उसको अपनी बड़ी फैमिली के साथ रहना पड़ा, साथ ही साथ वो डोमेस्टिक एनिमल्स भी वहाँ रहते थे। और सी में उसने कंक्लूड किया कि इतनी क्योस वाली जगह थी कि वो एक राइटर के लिए तो नहीं थी। 7 भी पैराजम्बल है, खुद से ट्राई करो, आसान है। इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लैबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर शेड। कह रहे हैं कि जो सबसे खराब लेबोरेटरी होती, जहाँ पे बहुत ही बेकार इक्विपमेंट होते, वो भी अच्छी होती उनके झोपड़ी से। दस इसीलिए दे डिडेंट अलाउ एनी डिफ़िकल्टीज टू कम इन देयर वे। उन्होंने अपने जो भी उनका एम था उसके राह में कोई भी डिफ़िकल्टी को सामने आने नहीं दिया। बट देयर माइंड वॉज सेट अपॉन द डिस्कवरी ऑफ रेडियम। मगर उनका दिमाग रेडियम की डिस्कवरी पे ही केंद्रित था। क्यूरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो क्यूरीज थे उनको काफ़ी गरीबी में काम करना पड़ा था। ये क्यूरीज क्या थे? ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे, दोनों भाई थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। क्या होगा पहला सेंटेंस? सबको समझ में आ गया होगा कि जब साइंटिस्ट की बात हो रही है, उन्हीं की पूरी डिफ़िकल्टीज, उनकी जो लाइफ की डिफ़िकल्टी उसकी बारे में बात हो रही है, तो हम डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? बट देयर माइंड वॉज, क्या ये हम लिख सकते हैं अभी? सी, अचानक से हम ये बता दें द क्यूरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी बट देयर माइंड वॉज सेट अपॉन द डिस्कवरी ऑफ रेडियम। अभी नहीं सही लग रहा है। अब बी को देखो, दस दे डिडेंट अलाउ एनी डिफ़िकल्टीज टू कम इन देयर वे, कि इसीलिए उन्होंने कोई भी डिफ़िकल्टीज को अपने रास्ते में आने नहीं दिया था। या फिर इवन द मोस्ट, अब ए को देखो, इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लैबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर शेड। ठीक है, अब यहाँ पे उनको एक्सट्रीम पुअर्टी की बात हुई, तो यहाँ पे जरा कनेक्ट करके देखो कि इतनी ज़्यादा पुअर्टी थी कि उनकी जो झोपड़ी थी, उनके आगे जो लैबोरेटरी, जो खराब लैबोरेटरी, वो भी अच्छी थी, है ना। तो यहाँ पे डी के बाद ए आ रहा है। उसके बाद मगर अब ये देखो, यहाँ पे लैबोरेटरी उनकी खराब थी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे वो काम करते थे गरीबी में, मगर उनका जो दिमाग था वो डिस्कवरी ऑफ रेडियम में केंद्रित था, मतलब वो अपने लक्ष्य के एकदम फोकस में थे। तो डी ए के बाद आएगा सी। अब बी देखो रिजल्ट आ रहा है द दे डिडंट, इसीलिए क्योंकि वो इतने ज़्यादा फोकस थे, इसीलिए उन्होंने अपनी राह के सामने कोई भी दिक्कतों को नहीं आने दिया, उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, वो जो काम कर रहे थे वो करते रहे। तो डी ए सी बी। बात समझ में आई? तो ए होगा हमारा आंसर। अभी 8th क्वेश्चन करो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में है। क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट में, हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेन? तुम्हें कितने समय तक अपनी ट्रेन का वेट करना पड़ा था? द वुमन आस्क्ड, वुमेन ने मुझसे पूछा था। अबाउट एन आवर आई रिप्लाइड, मतलब लगभग 1 घंटा मैंने रिप्लाई किया था। ठीक है, क्या होगा? पहले वाले सेंटेंस में फोकस करते हैं यहाँ तक। द वुमेन आस्क्ड मी, ठीक है। हाउ लॉन्ग आई हैड टू वेट फॉर माई ट्रेन, क्या ये सही है? क्या ये सही है? डू लगा हुआ है, मेन वर्ब हैव है, डू डज डिड क्या होते हैं? डिड ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, सबको पता होगा। यहाँ पे डू लगा था, हमने हैड टू क्यों लिखा? क्योंकि हैव टू था तो हम हैड टू कर दिया हमने। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से देख लो, डू डज के बाद अगर हैव टू लगा हो तो इनडायरेक्ट जाते हुए आपको हैड टू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये हैव टू है, यहाँ पे मेन वर्ब है, इसीलिए हमने उसको हैड टू किया, तो ये तो सही है। आई रिप्लाइड, फिर उसने रिप्लाई किया था दैट आई हैड टू वेट अबाउट एन आवर। यहाँ पे तो अबाउट एन आवर लिखा हुआ था, यहाँ पे आई हैड टू वेट अबाउट एन आवर क्यों कर दिया? क्योंकि उसको वहाँ पे कंपल्शन था, रुकना था, इसलिए हैड टू वेट कर दिया। यहाँ पे हिडन मीनिंग है आई हैव टू, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये भी कह सकता था आई हैव टू वेट अबाउट एन आवर। इसी चीज़ को मानते हुए यहाँ पे आई हैड टू वेट अबाउट एन आवर यूज़ किया गया। फिर भी इतना डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे ऑप्शन देखो। ये नहीं है कि एकदम हर चीज़ डिटेल ही में पता हो, कभी कभी जुगाड़ से काम चलते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, किस तरीके से हम उसको देखते हैं पहले। द वुमेन आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग डिड आई है। देखो पहली बात क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है? जब हम डायरेक्ट में क्वेश्चन जो होता है हमारा इंटोग्रेटिव फॉर्म में होता है जब, और जब हम उसको इनडायरेक्ट करते हैं तो भाई वो अफर्मेटिव फॉर्म में आ जाता है। अफर्मेटिव फॉर्म का क्या मतलब हो गया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, ठीक है, वर्ब से, सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आती, ठीक। तो हम हमेशा इंटोग्रेटिव से अफर्मेटिव में जाते हैं जब टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये तो होगा नहीं। द वुमेन टोल्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड टू वेट। टोल्ड मी, उसने पूछा था, बताया नहीं था, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, बताया थोड़ा था। द वुमेन इंक्वायर्ड, हाँ ये यूज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड, इंक्वायरी करी उसने। दैट हाउ लॉन्ग आई हैड टू वेट फॉर माई ट्रेन। देखो दैट का यूज नहीं आएगा, होगा, क्यों नहीं होगा? एक चीज देख लो, जब भी क्वेश्चन, सबको पता होगा वैसे, सिर्फ रिवीजन के लिए बता रहा हूं मैं, जब भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब सबको पता है भाई WH वर्ड्स आ जाए। ये क्या होते हैं WH वर्ड्स? हु, वॉट, वाई, हाउ। राइटिंग सही नहीं बन रही ना, बट थोड़ा सा देख लेना। व्हेन, वेयर, या तो इनके साथ हम हमेशा दैट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ये होते हैं वैसे ही स्टार्ट कर दिया जाता है इनको। अब ये बात आई गई है तो एक और चीज़ भी बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम यस और नो का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, वो उनका स्टार्टिंग पता किससे होती है? डू से, डस से, डिड से, इज से, एम से, आर से, वॉज से, वर से, ठीक है, और विल भी ले लो इसमें, कैन भी ले लो, शैल भी ले लो, ठीक। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? जब इन क्वेश्चनों को पूछा जाए और आप यस और नो का आंसर दे सकते हो तो इफ या फिर वेदर का यूज कर लो, ठीक है। तो जब क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम दैट, इफ, वेदर कुछ किसी का यूज नहीं करेंगे। मगर ऐसा क्वेश्चन जो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, जिसमें यस और नो का आंसर बन रहा हो, तो हम इफ और वेदर लगाएंगे। तो C, D दोनों गलत हो गए। तो हमारा सबसे बेस्ट क्या है? ए है, ठीक है। अभी क्वेश्चन 9 देखो, ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है। ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में चेंज करो। वेयर डज नीना लिव? नीना कहाँ रहती है? आई सेड टू राजन, इसने राजन से पूछा था। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई क्या किया था? सॉरी आई डोंट नो, सॉरी मैं नहीं जानता। क्या होगा? आई आस्क्ड राजन, ठीक है, सही है। दैट वेयर डिड नीला लिव? पहली बात तो डैट यूज कर दिया, यहाँ पर तो WH फैमिली वाला था, और साथ ही साथ जब उन्होंने चेंज किया तो इंटोग्रेटिव फॉर्म में रखा, वेयर डिड नीना लिव, तो गलत हो गया। आई आस्क्ड राजन वेयर नीना लिव्ड, हाँ ये सही है भाई। यहाँ देखो सेड था, रिपोर्टेड वर्ब क्या थी? पास्ट की थी, तो डस को हम, सिंपल प्रेजेंट है ना डस, डू डस क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, इसीलिए लिव्ड आ गया यहाँ पर। ये वाला पहला पार्ट तो सही है। ही रिप्लाइड रिग्रेटफुली, ठीक है, सॉरी के लिए इन्होंने रिग्रेटफुली यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दैट ही डिडेंट नो, ठीक है, डोंट को डिडेंट कर दिया भाई, सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट कर दिया, तो ये एकदम सही लग रहा है, वैसे बी ही होगा। टोल्ड राजन वेयर नीना लिव्ड, ही रिप्लाइड दैट ही न्यू, यहां पर भी गलती है, उसको पता नहीं था, ही न्यू, और यहां पर भी गलती है, बताया नहीं था, पूछा था राजन से क्वेश्चन। आई इंक्वायर टू राजन वेयर डज नीना लिव, अब देखो फिर से यहां पर वही आ गया क्वेश्चन, तो ये भी गलत हो गया। तो बेस्ट क्या हमारा? बी है, ठीक है। अब ये 10th वाला क्वेश्चन देखो, ये भी पैराजम्बल है। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर्स, उसकी एक हैबिट थी कि वो दूसरों से उनका फूड चुरा लेता था, खाना चुरा लेता था। वन नाइट, एक रात, द विलेजर्स डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, एक रात गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि उसको लेसन सिखाया जाएगा, पाठ पढ़ाया जाएगा। एंड केप्ट ओनली रॉटन फूड इन देयर किचन, और उन्होंने अपने किचन में सिर्फ सड़ा हुआ फूड रखा कि वो चोरी करने आए वही खा ले। द कल्प्रिट मतलब दोषी, एंडेड अप ईटिंग इन द रॉटन फूड एंड फेल सिक, क्या उसने क्या किया कि भाई वो जो सड़ा हुआ फूड था चोरी करके खा लिया और बीमार पड़ गया।
वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज। एक समय की बात है कि एक आदमी गांव में रहता था। सबको समझ में आ गया होगा कि डी से स्टार्टिंग है, बहुत ईजी है, पता है, और सबने बी लगा भी दिया होगा। चलो फिर भी देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज। फिर ए क्यों आएगा? पहले इंसान की बात हुई, आदमी की बात हुई, अब उसकी हैबिट के बारे में बताया जाएगा कि उसकी चुराने की आदत थी। ठीक है, चुरा लिया भाई उसने। अब जब कुछ चीज़ें चुरा ली, उसकी आदत थी, तभी तो गांव वालों को पता होगा यही चोरी करता है, तभी तो उसको दंड देने के लिए उन्होंने तैयारियां करी, तो बी हो जाएगा। अब जब भाई उन्होंने पूरा प्लान बना लिया, अपने किचन में सड़ा हुआ फूड रख दिया, तभी तो चोरी चोरी करने आएगा और फिर खाएगा और फिर बीमार होगा, है ना? तो सी हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा? DABC। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।